नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चिरानिया क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। जैसा आपको जानकर बड़ी खुशी है कि हमने 10th क्लास की आरबीएससी की बुक भी स्टार्ट कर रखी है। इसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक का भी अध्ययन करेंगे। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको 6 से 12 तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकें पढ़ने के लिए मिलेंगी। और हमने आरबीएससी की कक्षा 10th की बुक में पहले चैप्टर में कुछ पार्ट पहले वाले पार्ट में अध्ययन कर लिया था और आज हम उस पार्ट से नेक्स्ट पार्ट के अध्ययन करेंगे। तो आपने पहले वाले पार्ट का अध्ययन नहीं किया तो आप पहले वाले पार्ट का अध्ययन करें। देखिए, हमने पहले वाले पार्ट में क्या अध्ययन किया था। ये पहला पार्ट था, तो उसमें हमने ये समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था, ये बातें हमने पढ़ ली थी। महाजनपद पदकाल ये पढ़ लिया था, महाजनपदों के बारे में, और राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आज मौर्य वंश, और हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश का। तो आपको वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो बात करते हैं हम मौर्य वंश की। देखिए, 16 जो महाजनपद थे उनमें से एक था मगध, जिसका आविर्भाव है वो हरेक वंश के समय हुआ था। 16 महाजनपदों में एक जनपद था, वो उसका नाम था मगध, और उसका जो सबसे पहले सामने आया था वो हरेक वंश के समय आया था। उस समय समस्त उत्तर भारत में इसका आधिपत्य था, अर्थात मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित था। बात करते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। तो 326 ईस्वी पूर्व में मगध पर नंदवंश का शासक घनानंद था। तो 326 ईस्वी पूर्व में मगध पर जिस वंश का शासन था वो था नंदवंश, और उसका शक्तिशाली शासक था घनानंद। उस समय उत्तर पश्चिम में सिकंदर आक्रमण कर रहा था और जनता थी क्या, त्रस्त थी। उस समय उत्तर पश्चिम में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था और जनता बिल्कुल भी त्रस्त आ गई थी। उसी समय कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थात कहने का अर्थ है, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, उसका नाम था मौर्य वंश। किस राजवंश का? उन्होंने घनानंद की हत्या कर नंदवंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, हम आरबीएससी के फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जितना बुक में दिया हुआ है अपने फैक्ट की बात करेंगे। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अब तक की जितनी भी एग्जामें हुई हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य राजस्थान की तमाम भर्तियों में सीधे फैक्ट उठाए जाते हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक से। तो हम केवल फैक्टों की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलो हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कार्यकाल हो 322 से 258 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम था चाणक्य, जिनकी सहायता से उन्हें नंदवंश के घनानंद को हराकर 25 वर्षों के प्रयास के बाद मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस को हराया था, और उनके साथ संधि हुई। संधि हो जाने पर उन्होंने 500 हाथी लेकर उसने पूरी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, सिंध नदी का पश्चिमी क्षेत्र मौर्यों को देना स्वीकार किया, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह मौर्यों के साथ किया, जो पहला इंटरनेशनल विवाह कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। मेगनस को अपने राजदूत के रूप में मौर्यों के दरबार में भेजा, और एक राजदूत भी भेजा गया था सेल्यूकस ने। उस राजदूत का नाम था मेगनस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान और बिहार, बंगाल, गुजरात और विंध्या और कश्मीर का भूभाग तक फैला हुआ था।
तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरानानूर से ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। इस बात की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरानानूर से ज्ञात होती है। जीवन का अपना अंतिम समय है। उन्होंने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर, देखिए अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और स्वर्ण वेला जहां मैसूर में स्थित है चले गए, जहां उपवास करते हुए 298 ईस्वी पूर्व में शरीर का त्याग कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थात अपने अंतिम समय उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और अपना अंतिम समय स्वर्ण वेला बेलगोला मैसूर में बिताया था। इसके बाद अगला जो शासक बना वो बना बिंदुसार। उनका कार्यकाल था 298 ईस्वी पूर्व से 227 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र जिसे यूनानी लेखक अमित्रचेटस कहा जाता है, दुश्मनों का नाश करने वाला कहा जाता है। वायु पुराण में इन्होंने भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन की उपाधि से दी गई है। अर्थात बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन की उपाधि से विभूषित किया गया है। दिव्यादान के अनुसार उनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह है जिनका दमन करने के लिए पहले अशोक को भेजा गया और बाद में सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने डाइमेकस को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि बिंदुसार के समय उनके राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने डाइमेकस को राजदूत नियुक्त किया था और प्लेनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फेस ने डियानीसियस मिस्र राजदूत को नियुक्त किया था। तो दोनों राजदूतों का नाम आपको ध्यान में रखना है कि एंटीयोकस प्रथम ने तो डाइमेकस और फिलाडेल्फस ने डियानीसियस मिस्र राजदूत को नियुक्त किया था। इसके बाद अगला जो शासक बना वो बना महान सम्राट अशोक, जिनका कार्यकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। बिंदुसार है वो सम्राट अशोक को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक बना। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुजरा अभिलेखों में नाम अशोक मिलता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है, तो वो अभिलेख है मास्की और गुजरा और मास्की अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवान पीरिय और देवान पीरिय दस्सी की उपाधियों से विभूषित किया गया है। विदिशा की राजकुमारी से विवाह करने से उन्हें दो पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हुई। उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अर्थात उन्हें 2 संतान प्राप्त हुई। उनमें एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवती का भी उल्लेख मिलता है कि अशोक की जो अभिलेख है उनमें उनकी रानी कारुवती का भी उल्लेख मिलता है। 266 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कश्मीर खेतान क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य में मिला लिया था। तो 266 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कश्मीर और खेतान को अपने क्षेत्रों में साम्राज्य में मिला लिया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। आथी गुफा अभिलेख से ज्ञात हुआ कि उस समय कलिंग का शासक था नंदराज कर रहा था। कि आती गुफा अभिलेख से ज्ञात हुआ कि उस समय कलिंग का जो शासक था वो था नंदराज कर रहा था।
मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तौसाली बनाई गई थी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की जो राजधानी थी वो थी कौन आपकी, धौली और या तौसाली बताई गई है। श्रमण, निर्गोत तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाने का संदेश दिया जनता को। ध्यान रखने वाली बात है कि अशोक ने अपना बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाने की बात जनता से की। राजतरंगिणी, जिसके लेखक माने जाते हैं, कैलान के अनुसार बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व वे शिव के उपासक थे, अर्थात बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व वे शिव उपासक थे अर्थात शिव जी की उपासना करते थे। बाद में मोगालीपुत्र तिस्य के प्रभाव में आ गए थे। बराबर की पहाड़ियों से अशोक ने आजीविकाओं के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया और उन गुफाओं का नाम है, पहली गुफा थी सुधामा, चौपारा, विश्व झोंपड़ी और करण। ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की यात्रा की थी। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में तो बोध गया की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी अर्थात कपिलवस्तु की यात्रा की थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूमिनी अभिलेख के अनुसार उन्होंने भूमि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भूमि कर को कम करने वाला अभिलेख कौन था, रूमेनी देयी अभिलेख था, जिसमें भूमि कर को अशोक ने 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। देखिए, अशोक ने राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में स्वयं को क्या नाम दिया है, बुद्ध शाक्य नाम दिया है। अब अशोक के धम्म की बात करते हैं अर्थात जो धर्म से संबंधित है। अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें क्या कहा जाता है, धम्म कहा जाता है। धम्म की जो परिभाषा है वो हमें दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। किसमें मिलती है, स्तंभ लेख में। और तीसरे अभिलेख में धर्म, अल्प संग्रह और अल्प व्यय के बारे में जानकारी मिलती है। वारबू अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों या त्रिशरणम प्रति आस्था प्रकट की है। तो अशोक से संबंधित जो वारबू अभिलेख है उसमें अशोक ने बुद्ध के 3 रत्नों और त्रिशरणम के प्रति आस्था प्रकट की है। इसके बाद बात करें कि अशोक का जो सांची में जो रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है और सारनाथ का वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों का आदेश दिया है। महामात्रों का आदेश दिया है। फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाए तथा प्रथम शिलालेख में यज्ञ के लिए पशुओं की बलि न दी जाए। तो पशु हत्या पर रोक लगाने वाला जो अभिलेख है अशोक का वो है प्रथम शिलालेख। माफी चाहेंगे, अभिलेख नहीं है, प्रथम शिलालेख है जो पशु हत्या का विरोध करता है। इसके बाद धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्रा यानी राजा शिकार पर जाता था, लेकिन अशोक ने उनके स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की जिसके अंतर्गत बौद्ध स्थानों की यात्रा की जाती थी। अर्थात अशोक से पहले विहार जो राजा शिकार के लिए जानवरों की हत्या किया करते थे, पशुओं की हत्या किया जाती, उनके स्थान पर बदलकर अशोक ने धम्म यात्रा के लिए बौद्ध स्थानों की यात्रा करने का संदेश जनता को दिया। अब बात करते हैं अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, पारदेशिक राजकों और युक्तों को प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। देखो, अनुसंधान क्या था कि राज्य के जो कर्मचारी थे या पारदेशिक राजूक जो नियुक्त किए गए थे कर्मचारी,
उनको प्रति 5 वर्ष बाद में धर्म प्रसार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि अब राजस्थान सरकार के जैसे कर्मचारी हैं जो भी, वो 10 वर्ष बाद में जनगणना में भेजे जाते हैं, उसी प्रकार अशोक के समय अनुसंधान नामक एक विभाग बनाया गया था जिसमें 5 वर्ष बाद में इन कर्मचारियों को धर्म के प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहते थे। अब बात करते हैं धम्म महापात्र की। राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष इसकी नियुक्ति की गई थी। धम्म महापात्र की नियुक्ति कब की गई थी? 13वें वर्ष राज्य अभिषेक के। कार्य क्या था? धम्म का प्रचार प्रसार करना कार्य था इसका। अभिलेख। अशोक एकमात्र शासक है जिन्होंने अभिलेखों से प्रजा को संबोधित किया। तो प्रश्न ये यहीं पर बनता है कि एकमात्र शासक जिन्होंने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने वाला शासक कौन था? अशोक था। कौन था? जिनकी प्रेरणा से ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम ने से मिली थी। जो सलाह उनको मिली थी वो दारा डेरियस प्रथम से, ईरान के शासक से मिली थी। अधिकांश अभिलेख, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमी उत्तरोत्तर भारत के मानसेरा और सहानावागढ़ी से प्राप्त अभिलेख है वो ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये दोनों अभिलेख हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों ही ख्रोष्टी लिपि में, बाकी सारे अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस सेकंड का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने 1837 में पढ़ा था। तो अशोक का जो अभिलेख उनको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंस सेप को जाता है, जो 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा था। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तीस के अनुसार अशोक से प्रभावित होकर देवान प्रिय की उपाधि ली। राजा तीस ने भी देवान प्रिय की उपाधि धारण की थी। श्रीलंका के जो शासक थे, अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? अशोक के पुत्र महेंद्र थे। और 232 ईस्वी पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। तो प्यारे दोस्तों, अगले वाले भाग में हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण और मौर्य साम्राज्य का प्रशासक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें। चिरानिया क्लासेज पर आपका प्यार सदैव बना रहे। हम लगातार आरबीएससी और एनसीईआरटी की संपूर्ण 6 से 12 तक की बुकों का अध्ययन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करवाया जाएगा। और आपको कोई भी कमी आपको दिखाई दे तो आप कमेंट करके हमें कमेंट पे बताइए और अपना सुझाव दें। हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।